हेलो बच्चों, आज हम रिवीजन करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का। ग्रेविटेशन चैप्टर अगर हम देखें पिछले खास तौर से 5 या 6 साल का ट्रेंड, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जेई मेन एज वेल एज लिटिल बिट फॉर जेई एडवांस टू। इसके सवाल चैप्टर के अगर साइज़ के हिसाब से अगर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा ही पूछे हैं और सवाल आसान भी पूछे हैं। अदरवाइज ग्रेविटेशन चैप्टर इतना बड़ा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अकेला चैप्टर एक दिन में रिवाइज कराया जाए, क्योंकि इसके मोस्टली फॉर्मूले तो वही हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर थे। मोस्टली वही हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी मोशन और सैटेलाइट मोशन ही तो अलग है, बाकी तो सब कुछ जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था वैसा यहाँ पर है। फिर भी ग्रेविटेशन को अकेले को आज रिवाइज कराने की वजह कारण ही ये है कि मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि जेई पिछले कुछ सालों के अंदर ग्रेविटेशन के सवाल थोड़े से ज़्यादा पूछता आया है। तो किसी बच्चे ने बिल्कुल ही छोड़ रखा हो ग्रेविटेशन तो अलग बात है, अदरवाइज आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और ग्रेविटेशन के अगर बेसिक्स आते हैं तो ग्रेविटेशन चैप्टर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता। ग्रेविटेशन ज़रूर करके जाना चाहिए और ये मान के चलना कि ग्रेविटेशन का जो सवाल होगा वो आपसे पक्का बन जाएगा। इवन एडवांस के अंदर भी पिछले 4-5 सालों के अंदर, पिछले 6 सालों के अंदर जेई ने जो सवाल पूछे वो रिलेटिवली आसान पूछे। ग्रेविटेशन के जो सवाल हैं वो आसान पूछें एज कंपेयर टू अनदर चैप्टर्स। सो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इस बात का कि कम समय के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर निपट सकता है तो उसे में निपटाना चाहिए, एंड ग्रेविटेशन इज वन अमॉन्ग दैम। ठीक है, मैं इसके अलावा एक बात और बोलना चाहता हूँ। जैसे कल परसों ऐसे ग्रुप के ऊपर बातें चल रही थी तुम लोगों के बीच में, हालांकि मोस्टली तुम लोग कोई ऑर्गेनिक वगैरह के सवाल वगैरह करते रहते हो, है ना, डिस्कस करते रहते हो, कई बार बकैते भी करते रहते हो, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन ऐसे ही कई बार है ना एफिशिएंसी को लेकर बातें चल रही थी कि ना भाई कैसे किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि ना वो पूरे दिन पढ़ता रहता है लेकिन ऐसा कुछ खास आउटपुट नहीं आता। ऐसे मेरे को कई बच्चों ने मैसेज वगैरह भी की। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इन एफिशिएंसी के पीछे आजकल जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है फ़ोन। बच्चा क्या करता है कि टेबल कुर्सी पे बैठ तो गया और साइड में फ़ोन रख दिया और फ़ोन में लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं और वो फ़ोन में नोटिफिकेशंस बीच बीच में लगातार देखता रहता है और इस कारण से उसकी जो कंटिन्यूटी थी वो लगातार टूटती रहती है। तो मैं स्ट्रांगली इस बात को सजेस्ट करूंगा कि अगले 3-4 महीने जब तक आपका एडवांस का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता, तो फिर 3-4 नहीं, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ेगा, अगले 5-6 महीने जो है वो तुम कोशिश करो कि 3-3 आवर्स की लॉन्गर सिटिंग आवर्स के अंदर बैठो और मोबाइल फ़ोन को दूर रखो। मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हो तो अलग बात है, कि आप कोई क्लास देख रहे हो मोबाइल फ़ोन से तो अलग बात है, अदरवाइज मोबाइल फ़ोन को दूर रखकर फिर पढ़ाई करें। ठीक है, तो इस बात का खास तौर से आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे पहले मासेस के कारण अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई मास है m1, ये बेटा कोई पॉइंट मास है m2, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आपके पास है r। तो m1 m2 को और m2 m1 को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से दिस फोर्स इज F, लेट्स से दिस फोर्स इज F। ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कुल मिलाकर इस फोर्स का जो फॉर्मूला है बेटा दैट कम्स आउट टू बी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी की वैल्यू बड़ा अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बड़ा कभी कभी आप इस 6.67 को 20/3 भी लिख सकते हो, तो हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी आसान हो जाए ऐसे लिखने से। जी जो है ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये अच्छी बात है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर K हुआ करता था, यहाँ पर m1 m2 की जगह Q1 Q2 हुआ करता था और G की जगह K हुआ करता था, लेकिन जो K था वो मीडियम पर डिपेंड करता था, मैंने आपको सिखा रखा है। G जो है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं कि सराउंडिंग कुछ भी हो, मीडियम कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, G तो G ही रहेगा। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये फोर्स बेटा आपका
कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके कारण हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जीज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो बड़ा मैं कहूँगा कि फोर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड तो आएगा आपके पास G m1m2/r² और डायरेक्शन आएगी -r²। सर -r² क्यों? जैसे मान लीजिए कि m2 पर फोर्स निकालना है तो r वेक्टर ले लो, ऐसे फोर्स जो होगा वो r वेक्टर की तरफ नहीं होगा, r वेक्टर के अपोजिट होगा, तो एक तरह से -r² की तरफ होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वेक्टर फॉर्म में -G m1m2 r वेक्टर अपॉन r⁻³ इससे ना बहुत ही बढ़िया सी बात मेरे को समझ में आई है ना, मैं आपको अभी बताता हूँ कि लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ही सारी की सारी बातें हैं। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहाँ कहीं आपका K लिखा था वहाँ मैंने -G लिख दिया है, जहाँ कहीं पर आपने Q1 Q2 लिखा था वहाँ मैंने M1 M2 लिख दिया है। और इस कारण से जो भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फॉर्मूले याद किए वो सारे के सारे फॉर्मूले लगभग सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर भी वैसे के वैसे वैलिड हैं। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस K विथ -G एंड Q1 Q2 विथ M1 M2। लगभग आप सारे के सारी कहानी रिपीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले हैं वो याद करना मस्ट ही है। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नहीं, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं मैग्नेटिज्म वगैरह के, उनके फॉर्मूले भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा फॉर्मूले हैं। मैं एक बात के लिए सजेस्ट करूँगा तुम लोगों को कि आप लोग है ना, जैसे मान लो कि टेबल कुर्सी पे पढ़ते होंगे तो जो आपकी टेबल है उसके सामने दीवार होती होगी, ठीक है, वो मस्ट है। जैसे मैं एक हल्की सी बात बोल दूँ, जैसे मान लो कि आप पहली बात तो है ना, कभी भी बेड पर बैठकर पढ़ाई ना करें। अगर IIT या NIT जाना हो तो हाँ, पढ़ने की एक्टिंग करनी हो तो आप है ना, चाहे बेड पर बैठ के पढ़ें, चाहे सोफे पर बैठ के पढ़ें, चाहे किसी के सर पर बैठ के पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर IIT या NIT जाना है तो ऑब्वियस बात है कि आप कुर्सी पर बैठोगे और टेबल पर पढ़ाई करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप बेड पर पढ़ के पढ़ाई करते हो तो मान के चलें कि आपके दिमाग में IIT या NIT ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। आई मे साउंड वेरी रूड बट यही ट्रूथ है। दूसरी बात है ना, टेबल की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए कि टेबल के सामने दीवार होनी चाहिए, मतलब टेबल जो है वो दीवार से सटी हुई होनी चाहिए। दीवार के और टेबल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। और जो दीवार है उस पर आप है ना ऐसा फॉर्मूले पेस्ट कर सकते हो, और जो चैप्टर कंटेम्प्रेरी हो, जो चैप्टर चल रहा हो, उसके फॉर्मूले आप पेस्ट कर सकते हो। तो मैं ये स्ट्रांगली कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले हैं वो बेटा आप सामने वाली दीवार पे लिख लेना। किसी भी सवाल के अंदर फंसते हो तो वहीं आपने फॉर्मूले देके और सवाल कर लिया। बार बार हमारी नज़रें जब उन फॉर्मूले पर जाएंगी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारे फॉर्मूले सेट हो जाएंगे और हमें बड़े आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, दीवार पर ये सब पेस्ट करने से पहले घर वालों से पूछ जरूर लेना, ठीक है। थोड़ा एक बार ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं रखो थोड़ा सवाल कैसे बनेगा। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी वैसे ही वैलिड है जैसे बट आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के अंदर हुआ करता था। जैसे JEE एडवांस में एक सवाल पूछ रखा है, मैं सिर्फ करके नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ ऐसे उसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। JEE एडवांस में एक सवाल आ रखा था कि बेटा 3 स्टार है, 3 स्टार हैं ऐसे, 3 आइडेंटिकल स्टार्स हैं ऐसे। एक स्टार ये रहा M मास का, ये एक M मास का स्टार और ये एक M मास का स्टार। ये तीनों के तीनों जो स्टार हैं वो ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे हैं, और ये तीनों के तीनों जो स्टार हैं वो ऐसे R रेडियस के सर्कल के अंदर यूं चक्कर काट रहे हैं किसी न किसी स्पीड से। मुझसे ये वाली स्पीड पूछ रखी थी, ये एडवांस का सवाल था बेटा, ठीक है। तो कोई खास बहुत भारी काम ऐसा है नहीं। इस वाले ये वाला जो M मास होगा, ये M मास को अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ये वाला M मास इस M मास को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इस तरफ, जोड़ देना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट फोर्स विल बी समेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस। इधर की तरफ मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगा। और अगर ये M मास का आपका स्टार अगर इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए v²/r। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अंदर की तरफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mv²/r। एक बार अगर v आ गया तो हमारे पास इस स्टार का ओमेगा भी आ जाएगा, और अगर ओमेगा आ गया तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत हाई फाई इसमें चीज़ें नहीं है। ये सवाल JEE एडवांस का था।
ठीक है, ऐसे सवाल जेईई मेन के अंदर भी पूछ सकते हैं। आगे चले बेटा, हो सकता है बेटा उसमें 4 स्टार दे रखे हों, एक ही बात है बेटा, वो तो ठीक है, 4 स्टार दे रखे होंगे तो 1 स्टार पर बाकी तीनों मिला के फोर्स लगा रहे होंगे, उन तीनों फोर्सेस को ऐड कर लेना, नेट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv²/r। सिंपल अपनी मैकेनिक्स है, कोई बहुत हाई फाई इसमें बात है ही नहीं, है ना। आगे चलो मेरे बाल को, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वैसे बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई सिस्टम ऑफ मासेस है बेटा, इसके अंदर कोई खूब सारे मासेस हैं, इन सिस्टम ऑफ मासेस के कारण आस पड़ोस के रीजन के अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। मान लीजिए बेटा ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर मैंने कोई ना कोई एक m0 मास रख दिया। क्या रख दिया बेटा? m0 मास। तुम m0 मास यहां रखो या ना रखो, इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड तो रहेगी ही रहेगी, रहेगी ही रहेगी। ठीक है, बस m0 मास रख दिया उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो इस m0 मास पर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम डिफाइन करते हैं कि आपने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है डिवाइड बाय टेस्ट मास। टेस्ट मास मतलब बेटा जो मास आपने रखा है ना वो, दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा तुम्हें नजर आ रही होगी, अपने आप में एक वेक्टर तो क्वांटिटी है और इसकी यूनिट भी बेटा मेरे ख्याल से नजर आ गई होगी, न्यूटन पर केजी, दैट इज न्यूटन पर केजी। वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन पर केजी बेटा इसकी यूनिट है। डायमेंशन भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, L2T-2, सॉरी L T-2, ये बेटा भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई ना कोई पॉइंट मास है ऐसे कैपिटल M, इसकी वजह से मुझे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो। सबसे पहले यहाँ पर एक m0 मास रख दो जिसको हम टेस्ट मास बोलेंगे। चाहे m0 रखो या ना रखो, कैपिटल M की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है तो सही, बस उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे m0 रखना पड़ता है। मैंने यहाँ पर जैसे ही m0 रखा तो ये कैपिटल M को, सॉरी बेटा, ये कैपिटल M इस m0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से। नाउ इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैपिटल M इज सिंपली डिफाइंड एज कि उस स्मॉल m0 पर कितना फोर्स है डिवाइड बाई m0। बेटा इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मेरे बच्चों को पता ही है, Gm m0 अपॉन r² अपॉन बेटा m0 से डिवाइड तो करना ही है, और मेरे पास आंसर आ गया बेटा कितना, Gm अपॉन r²। ग्रेविटेशनल फील्ड का सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर्मूला याद रखना हो पॉइंट मास के कारण तो आप याद रख सकते हो कि इट इज Gm अपॉन r²। जैसे जैसे दूर जाओगे, बेटा मैं ग्राफ भी बना सकता हूँ, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड घटेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एक बात और बेटा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या, बेटा बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड तो मेरे पास है Gm अपॉन r², कैपिटल M के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये है। डायरेक्शन क्या है, r वेक्टर है ऐसे और ग्रेविटेशनल फील्ड r वेक्टर के अपोजिट है, तो डायरेक्शन में लिख सकता हूँ -r²। r² इज ऑफ कोर्स r वेक्टर अपॉन r, तो आप लिख सकते हो दैट इज -Gm अपॉन r³ इंटू r वेक्टर। बेटा याद करो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आई थी KQ अपॉन r⁻³ इंटू r वेक्टर। वहाँ पर K था, यहाँ पर -G है, वहाँ पर Q था, यहाँ पर M है। बाकी सारी कहानी बिल्कुल वैसे की वैसे। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। बेटा अगर आपके पास मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म रिंग है ऐसे ऐसे, इस रिंग के पास मास है कैपिटल M, रेडियस है r, और ऐसे बड़ा एक्सिस है, और एक्सिस पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। यहां से x डिस्टेंस दूर इस रिंग के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ऐसे रिंग के सेंटर की तरफ, और इसकी जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो होगी Gmx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो सेंटर पर बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगी।
सेंटर पर बड़ा आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगी। एक्स को अगर मैंने इन्फाइनाइट रख दिया बड़ा तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है और इन्फिनिटी पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। इसका मतलब पहले ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ी होगी फिर घटी होगी, बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। E एज ए फंक्शन ऑफ x है, किसी न किसी x के लिए E की वैल्यू मैक्सिमम है, तो बड़ा आप E को डिफरेंशिएट कर सकते हो x के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता लगेगा कि x/√2 पर बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक सर, एक काम क्या होता है? बड़ा काम तो ऐसे आता है कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर स्मॉल m मास रख दिया इस जगह, तो इस स्मॉल m मास पर फोर्स आ जाएगा अंदर की तरफ। कितना आ जाएगा? स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा काम और कर लेना। अगर x बहुत छोटा हुआ तो बेटा आपका जो स्मॉल m होगा वो SHM करेगा। सर कैसे? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा उस केस में? r स्क्वायर, क्योंकि x छोटा है तो बेटा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉल m अगर नज़दीक से छोड़ दूं तो बेटा वो ऐसे ऐसे SHM करता रहेगा। उस SHM का टाइम पीरियड वगैरह आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। मोस्टली काम तो मैंने कर ही दिया है, फोर्स तो लिख ही दिया, वही तो मेन है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। मान लीजिए बेटा कि आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी लेंथ का कोई वायर है ऐसे। इस वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ जो है वो आपके पास लैम्डा है। तो इस वायर से ऐसे ऐसे r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे तो वो ऐसे अंदर की तरफ आएगी और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी 2k लैम्डा अपॉन r। सॉरी बेटा, k नहीं g। सर आपने तो माइनस जी कहा था ना बेटा। माइनस जी का एक सेंस भी तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ होती, लेकिन बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड आपके यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से होती। दिस इज योर ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पर सवाल कैसा पूछ सकते हैं? देखो मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं। ये बेटा मुझे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे दिया और ऐसा बोल दिया कि इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और मुझे ऐसा बोल दिया कि इससे r डिस्टेंस दूर एक m मास का पार्टिकल है, उसको मैंने ऐसे v स्पीड दे दी। v कितनी है पता नहीं, लेकिन इतना बोल रखा है कि v स्पीड देने पर ये m मास का जो पार्टिकल है वो इस वायर के अबाउट ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मुझसे पूछा बताओ v कितना होगा, तो कर लेंगे। अगर ऐसे v स्पीड से यूं चक्कर काट रहा है r रेडियस में, तो ऑब्वियस बात है कि अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है v²/r। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है तो अंदर की तरफ फोर्स भी है। फोर्स कितना है? तार के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है बाहर, सॉरी बेटा, तार के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड है अंदर, तो फोर्स है अंदर। फोर्स कितना होगा? इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय तार के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड है 2g लैम्डा अपॉन r। दिस इज द फोर्स, एंड फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में मेरे बालक जानते हैं कि एक्सेलरेशन आएगा अंदर की तरफ v²/r। r से r गया बेटा, v से v गया, सॉरी m से m गया, v की वैल्यू आ गई √2g लैम्डा। ये बेटा v आ गया। अब कुछ ही पूछेंगे निकाल देंगे, मतलब कुछ ही मतलब ओमेगा पूछेंगे तो v/r बोल देना, टाइम पीरियड बोले तो 2π बोल देना। ठीक, तो सारा काम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से इसमें हमारा बन जाएगा। समझ तो मेरे बच्चे गए ही होंगे। अगेन ये सवाल बेटा मैंने ऐसे सिचुएशन, मतलब ये ऐसा मैं सोचना है मैं सवाल करा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसे बता रहा हूँ कि बेटा ग्रेविटेशन फील्ड कैसे कैसे यूज़ आ सकती है। इससे आपको ये भी फील आ रही होगी कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी कैसे कैसे यूज़ आती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करता तो फोर्स आ रहा था, यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करता तो फोर्स आ रहा है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है? बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई होलोस्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, अंदर से खोखला है, बेटा ये आपका सेंटर है। अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर बेटा इस यूनिफॉर्म मास वाले होलोस्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड जो आएगी वो 0 आएगी, और बाहर वाले पॉइंट पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। मान लीजिए सेंटर से
स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे सेंटर की तरफ आएगी और उसकी वैल्यू होगी जी स्फीयर का मास डिवाइड बाय स्फीयर के सेंटर से दूरी का स्क्वायर, सेंटर से दूरी का स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अंदर वाले पॉइंट पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है और बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ऐसे है जैसे स्फीयर को कहाँ पड़ा मान लूँ, सारे के सारे स्फीयर को पॉइंट मास मान लूँ, कहाँ पड़ा हुआ, सेंटर पे। ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा भी रखा है, फिर से लिखना चाहो लिख लो। एट इनसाइड पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0 एंड फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस स्फेरिकल शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर। अगर यही ग्रेविटेशनल फील्ड तुम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो बेटा तुम वापस से वही बोल सकते हो कि दैट इज माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर वैक्टर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आर वेक्टर ऐसे हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड बड़ा ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट। आई रियली होप सारी की सारी बात बेटा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यही है, बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट्स मान लो या बेटा और सेलेस्टियल बॉडीज मान लो, अधिकतर बॉडीज जो है वो सॉलिड स्फीयर ही, तो उनके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह स्टडी करनी है तो सॉलिड स्फीयर वाला ही आपका फॉर्मूला काम देगा। ये बड़ा आपका सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर का बड़ा रेडियस आपके पास r है, मास बड़ा आपके पास m है और मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। बाहर वाले पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे ना तो बड़ा वापस से वही आएगी, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बाहर वाले पॉइंट पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे बड़ा वही आएगी सेंटर की तरफ, एंड दैट विल बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज समथिंग लाइक पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर। ठीक है, यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी। बाहर वाले पॉइंट पर तो वही फॉर्मूला वापस से आ गया। तो बाहर वाले पॉइंट पर तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर वाले पॉइंट पर तो जैसे पॉइंट मास की वजह से फॉर्मूला था वैसे ही सॉलिड स्फीयर की वजह से। अंदर वाले पॉइंट पे अगर मान लीजिए कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अंदर वाले किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे तो ऐसे सेंटर की तरफ आएगी और इसकी वैल्यू आएगी बेटा जी एम स्मॉल आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। ठीक है, अगर कोई मुझे कहते हैं कि सर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बड़ा बिल्कुल कर सकता हूँ। ये सेंटर से दूरी और ये बड़ा आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड और बड़ा ये सेंटर से दूरी। सेंटर से दूरी 0 होगी तो बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी 0 होगी। अंदर वाले पॉइंट पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से दूरी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से दूरी अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो लेकिन ये सब कब तक चलेगा, ये तो तब तक चलेगा जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, जब तक आप सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, मतलब कैपिटल आर तक नहीं पहुंच जाते। बाहर वाले पॉइंट पर तुम जानते हो कि जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घटेगी। आउटसाइड पॉइंट पर तो जैसे जैसे दूर जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड लगातार घटेगी। इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास सेंटर से दूरी होगी। ठीक, ये हमारे लिए बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत सारे सवाल लगभग बड़ा इसी के इर्द गिर्द आते रहते हैं। इवन IIT JEE एडवांस्ड के अंदर एक सवाल उन्होंने, एक क्या मतलब कितने ही पूछ रखे, लेकिन एक सवाल मुझे याद है ना। उन्होंने क्या किया कि ना ऐसे ना किसी प्लेनेट के अंदर, जैसे मान लो अर्थ है, उसके अंदर ऐसे पहले कुआं खोद दिया। मैं सिर्फ सवाल बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे कुआं खोद दिया और उस कुएं के अंदर ऐसे किसी रोप को लटका दिया, ऐसे किसी रोप को लटका दिया ऐसे m मास की रोप को। फिर पूछा कि बताओ कि इस m मास की रोप पर कितना फोर्स लगेगा। तो वेरी सिंपल बेटा, सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे आओ, छोटा सा इसका मास लो, मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसकी सेंटर से दूरी लिख लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये JEE एडवांस का सवाल था। ठीक है, और ऑफ कोर्स जैसा आप देख पा रहे हो कि ना सवाल ऐसे करना कितना आसान सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा प्लेनेट के कारण सरफेस पर कितना एक्सेलरेशन होगा,
किसी हाइट पर क्या एक्सेलरेशन होगा इसको भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई प्लेनेट है, अर्थ की बात कर लें एक बार, ठीक है। ये बड़ा मान लीजिए आपके पास अर्थ है, ये बड़ा अर्थ का रेडियस और ये बड़ा अर्थ का मास, ठीक है। और बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास में, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास में मान लीजिए कोई m मास के ऑब्जेक्ट है। इस m मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगा किसी न किसी फोर्स से। दिस फोर्स, इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाई अर्थ के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के कारण सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड होगी gm सेंटर से दूरी का स्क्वायर। फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू बड़ा मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे तो मैं एक्सेलरेशन जी ए लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जी लिख लेता हूँ बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m से m कैंसिल हो गया और g की वैल्यू मेरे पास आ गई है g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। किसी अगर सिंगल फॉर्मूले पर जेई मेन में अगर आज तक सबसे ज़्यादा अगर सवाल पूछे गए हैं तो वो ये है, ठीक है। दो अलग अलग प्लेनेट दे दिए और बोल दिया कि एक का मास m है, दूसरे का भी m है, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। यहाँ पर सरफेस पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है तो वहाँ पर कितना होगा, g/4। अरे दोनों का मास सेम, कैपिटल G सेम, स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। अर्थ पर इसकी जो वैल्यू है बेटा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। मैं उसको थोड़ा सा और बेटर करता हूँ। g इज इक्वल्स टू कैपिटल G, मास को बड़े आराम से लिखता हूँ रो इंटू 4/3 पाई रेडियस की पावर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मास ऑफ द अर्थ में लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक सवाल और बन गया, ये एडवांस का सवाल है। दो अलग अलग प्लेनेट हैं लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम है। एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है। पहले वाले पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, दूसरे पर कितनी होगी 2g। क्योंकि अब तो दोनों प्लेनेट है ना, उनका मास सेम नहीं है, उनकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी अगर सेम है तो आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला बेटर है एंड g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो देख लिया करो कि जहां पर आपसे बड़ा जिन दो प्लेनेट्स का g कंपेयर करवा रखा है उनका मास सेम है या उनका रो सेम है। मास सेम हुआ तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर दोनों प्लेनेट सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो डेंसिटी सेम होगी, डेंसिटी सेम होगी तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो जेई ने बहुत बार बेवकूफ़ बना रखा है एडवांस में भी और मेन में भी इन फॉर्मूलों के बेसिस पे। आई होप मेरे बेवकूफ़ बच्चे और बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ठीक है। कर लोगे ना सवाल? या तो ये बड़ा देखना चाहो तो एडवांस का एक सवाल भी था, शायद 2-3 साल पुराना सवाल होगा, उसे करना चाहो कर सकते हो। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है मैंने सारी बात तो वैसे बता दी, क्या तो करोगे उसका। ये बड़ा आपका सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, जैसे हम थोड़ा सा सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे बड़ा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। जैसे हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है देखते हैं। ये मान लीजिए बड़ा आपके पास अर्थ, रेडियस बड़ा आपके पास r। मान लीजिए बड़ा कि अर्थ से मैं सरफेस से h डिस्टेंस दूर चला गया और यहाँ पर कोई m मास की ऑब्जेक्ट है। अर्थ इसको अंदर की तरफ पुल करेगी किसी न किसी फोर्स से। दैट फोर्स विल बी g m अपॉन सेंटर से दूरी r प्लस h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फोर्स हमेशा क्या होगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगी gm अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर। नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे तो बेटा हम एक्सेलरेशन a लिखते हैं, मैं बेटा g डैश लिख देता हूँ। सर g क्यों लिख रहे हैं बेटा? g तो सरफेस पे लिखा था ना, इसलिए मेरे पास g डैश की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे बेटा हमारी g की वैल्यू लगातार घटेगी। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे बेटा वैसे वैसे लगातार g की वैल्यू घटेगी। अगर मैं एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगाऊं और एक कह दूं कि h जो है वो r के मुकाबले बहुत छोटा है तो बड़ा एक बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा और उसके बाद बड़ा मेरे पास g डैश की वैल्यू आएगी g 1 - 2h अपॉन r। एक ही लाइन की डेरिवेशन है, बहुत ऐसे भारी बात है नहीं, -2h अपॉन r, ठीक है। तो h हाइट पर g की वैल्यू क्या होगी उसके लिए ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ये तो हमेशा वैलिड है। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आप बड़ा अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे दूर जाओ,
मतलब रेडियस जो है ना अर्थ की 6400 किलोमीटर, उसके मुकाबले काफ़ी कम डिस्टेंस पे जाओगे तब आपके जी डैश का ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ बेटा। विथ डेप्थ, डेप्थ के साथ तो बताया तुम बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये अर्थ है, रेडियस बेटा लेट से इसकी आर है। अगर मैं अर्थ के अंदर आया बेटा, मान लो उनको कुआं खोद दिया और डी डेप्थ पे आ गया, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो बेटा जी डैश होगी, और जी डैश आपका जी से कम होगा, और जी डैश की बेटा वैल्यू होगी जी 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है बेटा, कितनी डेप्थ पे आप आए हो, आर क्या है ऑफकोर्स रेडियस। ठीक है, डेप्थ के साथ जो फॉर्मूला है उसे भी आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं वैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई सिस्टम ऑफ मासेस है, इसके कारण अगर मुझे किसी पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर डिफाइन करना है तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा टेस्ट मास लेके आइए स्लोली, बेटा मैं ले आया एम नॉट। ये सिस्टम ऑफ मासेस इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी न किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से। मैं स्लोली लेकर आ रहा हूं, इसलिए एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा उतना ही बाहर की तरफ, और इस एम नॉट को स्लोली 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 इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके आओ। पी पॉइंट पर लाने के बाद पी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इट विल बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस एम नॉट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट एम नॉट। लेकर कैसे आना है बेटा, स्लोली, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एम नॉट। लेकिन लाना कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से पी तक। आई होप बेटा समझ गए होंगे। ये बेटा आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल की यूनिट बेटा सब बच्चों को नजर आ गई होगी, जूल पर केजी आएगी, ऊपर जूल बेटा नीचे केजी। इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम ऑफ मास और बेटा मान लो कि यहां पर कोई एम नॉट मास पड़ा है, इन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। वो होगी इस सिस्टम ऑफ मास की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इसका मास एम नॉट। बस जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से मल्टीप्लाई करने पर फोर्स आ रहा था, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करने पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा। ठीक है, आई रियली होप बेटा सारी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूले वगैरह भी देखते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। पॉइंट मास, बेटा मेरे पास एक मास है एम नॉट, इसकी वजह से आर डिस्टेंस दूर पर, यहां पर कोई मुझसे पूछ ले कि सर पोटेंशियल कितना होगा, बेटा के क्यू अपॉन आर। सॉरी बेटा के नहीं, के की जगह माइनस जी। क्यों नहीं बेटा, क्यू की जगह एम, आर की जगह तो आर। ठीक है, ये बेटा आपका पोटेंशियल है। एक बात और, एक मास है मेरे प्यारे बच्चों m1, एक मास है बेटा दूसरा m2। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है r, और मुझे इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखनी है। अगर इन दोनों के बीच की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो बहुत सिंपल है। देखो, इसका तो मास m2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल m1 की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा माइनस जी m1 अपॉन आर, और मेरे पास आंसर आएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। अगर किसी को याद हो तो दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था के Q1 Q2 अपॉन आर, यहाँ पर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। सही, बस के की जगह माइनस जी आ गया, Q1 Q2 की जगह m1 m2 आ गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। उत्तरी, बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई रिंग है, ठीक है, कैपिटल एम मास है, आर बड़ा उसका रेडियस है, और इस रिंग की वजह से मुझे यहां कहीं सेंटर से x डिस्टेंस दूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। तो आपके पास बड़ा फॉर्मूला आएगा माइनस जी एम अपॉन बड़ा ये वाला डिस्टेंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू कैन रिमेंबर इट, याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू होलोस्फीयर। होलोस्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगेन आपके पास होलोस्फीयर है, बड़ा मास m है, रेडियस r है, अंदर से पूरा खोखला है। बाहर वाले पॉइंट पर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर बाहर वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बड़ा दैट विल बी माइनस जी कैपिटल M अपॉन r, माइनस जी मास ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय सेंटर से दूरी। ये बड़ा आपका पोटेंशियल है, ये बड़ा आपका पोटेंशियल। अंदर वाले पॉइंट पर किसी भी जगह अगर पोटेंशियल, अच्छा बाहर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वही आ गया जो पॉइंट मास के कारण आता है। आप बोलो सर आना भी चाहिए। बाहर वाले पॉइंट के लिए तो हमारा जो होलोस्फीयर है इट बिहेव्स लाइक ए, क्या था वो, पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर। अंदर वाले पॉइंट पर अगर कोई मुझसे पूछे कि सर पोटेंशियल कितना होगा, तो अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। बड़ा कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब बड़ा क्या, रेडियस। तो यहाँ 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 हर जगह बड़ा पोटेंशियल आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, समझ गए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा वही हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अगेन सॉलिड स्फीयर से होता है इंपॉर्टेंट, क्यों बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे जितने प्लैनेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्फीयर ही हैं। इसमें अगेन बड़ा सॉलिड स्फीयर है, मास m है, रेडियस बड़ा आपका r है। सॉलिड है तो सारा का सारा मास इस तरह से पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़ा आपका रेडियस r। बाहर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल बड़ा आपके पास वही आएगा, माइनस जी मास ऑफ द स्फीयर अपॉन स्फीयर के सेंटर से दूरी। अंदर वाले पॉइंट पर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर अंदर वाले पॉइंट पर बड़ा यहां पोटेंशियल आएगा, माइनस जी एम अपॉन 2 टाइम्स आर क्यूब इंटू 3 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, कैपिटल आर जो है वो तो स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल आर जो वो सेंटर से दूरी है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर पर अगर पोटेंशियल पूछ लेगा तो मैं स्मॉल आर को 0 पुट कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा -3 टाइम्स जी एम अपॉन 2r, ठीक है। कोई अगर मुझसे सरफेस पे पूछ लेगा, ऐसे सरफेस पे, तो चाहे अंदर वाला फॉर्मूला लगा दो चाहे बाहर वाला लगा दो, एक ही बात है, बस स्मॉल आर को कैपिटल आर रखना है। जैसे स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे सरफेस पर पोटेंशियल आ जाएगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। ये बड़ा आपके पास पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं। बाहर वाला याद रखना है, अंदर वाला याद रखना है। सरफेस पर क्या होगा, सेंटर पर क्या होगा, वो तो बड़ा ऑब्वियस बात है, स्मॉल आर के हम वैल्यूज रख के कर लेंगे। सरफेस पर चाहिए तो स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दो, सेंटर पर चाहिए तो स्मॉल आर को 0 रख दो, क्योंकि डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर से, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। बेटा ये एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा भी क्लियर हो जाएगा। और बात सुनो, मेरे पास इस तरह से बड़ा मान लीजिए कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का मास जो है वो आपके पास कैपिटल M है और जो रेडियस है बड़ा आपके पास वो R है, ठीक है। इस प्लेनेट की सरफेस पर एक m मास का पार्टिकल पड़ा है। इस पार्टिकल को मैं कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं, इस m मास के पार्टिकल को मैं कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये पार्टिकल पलटकर वापस ना आए। सर वापस क्यों आएगा? अगर आपने वेलोसिटी कम दी तो इस अर्थ के या इस प्लेनेट के एट्रैक्टिव फोर्स के कारण उसकी स्पीड कम होगी, कम होगी, कम होगी, कहीं ना कहीं अगर स्पीड 0 हुई ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दो कि इसकी वेलोसिटी 0 होने से पहले ये आपका पार्टिकल चलते 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 इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, और इन्फिनिटी पर तो इस प्लेनेट के कारण कोई ग्रेविटेशनल फील्ड होगी नहीं, फिर तो ऑब्वियस बात है उस पर कोई फोर्स भी नहीं रहेगा तो वापस भी नहीं आएगा। कम से कम जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उसको बोल दूंगा एस्केप वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी अगर कम से कम होगी तो इन्फिनिटी पर भी वेलोसिटी कम से कम होगी। इन्फिनिटी पर बेटा मैंने वेलोसिटी मान लिया 0+। 0+ मतलब बेटा
जीरो से थोड़ी सी ज़्यादा, लेट से 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और वापस नहीं आएगा। दिस मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अर्थ की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है -gm/r शुड बी इक्वल टू, यहां पर काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो, पोटेंशियल एनर्जी होगी इसका तो मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से पोटेंशियल, बेटा इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा -gm सेंटर से दूरी, बेटा सेंटर से दूरी तो इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो गया, m से m कैंसिल और एस्केप वेलोसिटी की मेरे पास वैल्यू आ गई है √2 टाइम्स gm/r। अगर आप सरफेस से फेंक रहे हो तो बेटा एस्केप वेलोसिटी बेटा √2 gm/r। बेटा gm/R² को अपन ने स्मॉल g लिखा था ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट इज √2 टाइम्स स्मॉल g इंटू कैपिटल R। ये बेटा आपकी एस्केप वेलोसिटी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हैं। अर्थ के लिए अगर मान लो कोई बड़ा मुझसे कह देगा सर अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, बड़ा अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, तो आप ऐसे कह सकते हो कि √g तो आगे बड़ा 9.8, रेडियस है बड़ा आपका 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस बड़ा लगभग 6400 किलोमीटर लगभग। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो रफली बेटा ये 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। मतलब अर्थ के लिए ये लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। इसका अगर मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ऐसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर फेंक दूं तो वो ऑब्जेक्ट जो होगी वो अर्थ के एट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के भाग जाएगी, वापस नहीं आएगी। ठीक है, ये 11.2 किलोमीटर पर आवर नहीं है, पर सेकेंड है। ठीक है ना, समझ गए इस बात को। एक बात और, कल को बड़ा मान लो कि जेईई एडवांस में सवाल पूछ ले कि पार्टिकल को यहां से नहीं फेंका, अर्थ के कोर से फेंका है, अब बताओ एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। ऑफ कोर्स एस्केप वेलोसिटी ये नहीं होगी, कुछ और होगी। मेरे बच्चे कर देंगे कि सर सेंटर से अगर फेंका है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ये लगाऊंगा टोटल मैकेनिकल कंजर्वेशन, बस सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू -3gm/2r आती है, तो वो लिखते हैं बेटा। ठीक, तो हम तो कहीं से भी बड़े आराम से एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले हम सरफेस वाले याद रखते हैं। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो कहीं से भी एस्केप वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ प्लैनेट। सन को हम फिक्स मानते हैं और उसके अराउंड हम प्लैनेट्स का मोशन जज करते हैं। अब सन तो बड़ा बहुत भारी है इसलिए हम उसको फिक्स मान लेते हैं और उसके चारों तरफ हम प्लैनेट्स का मोशन जज करते हैं। इसके लिए केपलर के 3 लॉ हैं। पहला लॉ ये है कि अर्थ जो होगी, सॉरी बेटा, जो प्लैनेट होंगी वो सन के अराउंड ऐसे चक्कर काटेंगे कि सन सेंटर पे होगा और जो प्लैनेट होगा वो ऐसे आर रेडियस के सर्कल में चक्कर काटेंगे, या फिर प्लैनेट जो होगा वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेंगे। बेटा किस पे मूव करेंगे? इलिप्टिकल पाथ पे, और सन जो होगा वो उस इलिप्स के फोकस पे होगा। आपको बड़ा हल्की फुल्की बड़ा मैथ्स तो आती है, 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। वन ऑफ द फोकस पे बड़ा आपका सन होगा और जो प्लैनेट होगा वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ के अलोंग ऐसे मूव करेगा। लेट्स से बड़ा इस इलिप्टिकल पाथ का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो आपके पास ए है। ठीक है, तो आइदर प्लैनेट विल मूव ऑन ए सर्कल हैविंग सन एज द सेंटर, या फिर बड़ा प्लैनेट विल मूव ऑन क्या बोलते हैं बड़ा इलिप्स हैविंग सन एज द फोकस। दिस इज माय फर्स्ट कैपलर्स लॉ। ठीक है सर, सेकेंड लॉ क्या है? बड़ा सेकेंड लॉ ये है
मैं बड़ा सेकंड लॉ को प्रूव नहीं कर रहा है ना, हालांकि अपन चाहे थोड़ा प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसे हाई फाई डेरिवेशन नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है ना। अगर एडवांस वगैरह का रिवीजन कर रहे होते हैं, कोई बहुत ही बढ़िया से कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं, अलग बात है, ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज बड़ा ठीक है, कर सकते हैं इसको, यूनिक को रॉकेट साइंस हो। ये बड़ा आपका सन है और लेट से बेटा जी ये आपका प्लेनेट है, t इज इक्वल्स टू टी पर बेटा प्लेनेट आपका यहां पर है, और जो प्लेनेट है लेट से यूं जा रहा है। सन और प्लेनेट को जोड़ने वाले जो लाइन है वो बेटा ये रही। थोड़े टाइम बाद आपका प्लेनेट चलते चलते यहां पहुंच गया, टाइम हो चुका है t प्लस डी टी। सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो बेटा आपके पास हो गई है ये। तो सन और प्लेनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसने इतना एरिया स्वीप किया है, उसने एक तरीके से इतने एरिया में झाड़ू लगाई है, ठीक है। जितने एरिया में झाड़ू लगाई है बेटा उसको मैं बोल रहा हूं डी ए। क्या बोल रहा हूं बेटा? डी ए। सेकेंड लॉ ये कहता है कि डी ए बाई डी टी जो है इसको हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज कांस्टेंट फॉर ए प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के लिए ये जो एरियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होगी। हर बराबर टाइम के अंदर ये एक तरीके से सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है ये बराबर एरिया स्वीप करेगी। क्या पता बेटा कभी इस तरह की बात आपसे पूछ ले। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, प्लैनेट जब बिल्कुल पास से गुजरेगा और जब बिल्कुल दूर से गुजरेगा, बिल्कुल दूर से गुजरेगा बेटा इस पॉइंट को हम बोलते हैं एपहेलियन या एपोजी। सबसे नजदीक से गुजरेगा बेटा ये वाला प्लेनेट, बेटा इसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन या पेरीजी। एपोजी और पेरीजी ऐसे बोलते हैं, और एपहेलियन और पेरीहेलियन भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ टाइम पीरियड। वो कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कोई प्लेनेट जो है वो अगर सन के अराउंड अगर इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो सन के नजदीक होगा उनका टाइम पीरियड छोटा होगा, जो दूर होंगे उनका टाइम पीरियड बड़ा होगा। एंड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हम इसको ये लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस की पावर 3। एक ही बात है बेटा, सेम बात है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर बेटा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अगेन ऐसा फॉर्मूला जिस पर जेई ने शायद 2 या 3 बार सवाल पूछ रखे हैं रिसेंट ईयर्स में। बता दिया कि एक प्लेनेट है वो इतने रेडियस में घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड इतना है, दूसरा वाला प्लेनेट जो है वो इतने रेडियस में घूम रहा है, बताओ उसका टाइम पीरियड कितना है। तो बोल देना बेटा कि सर T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 की पावर 3 अपॉन R1 की पावर 3। सिंपल, कोई इसमें कोई बहुत हाई फाई बातें ऐसी है नहीं, ठीक है। ये बेटा जेई का सवाल है, हो सकता है कि इस बार भी किसी न किसी पेपर के अंदर एग्जैक्टली इसी फॉर्म में कोई सवाल आपसे पूछ ही ले, कर ही दोगे स्मार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में मुझे ऐसे कोई अलग से तो बात नहीं बोलनी, क्योंकि जैसा सन के अराउंड प्लेनेट का मोशन था वैसा ही प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट का मोशन, बट फिर भी एक दो टर्म्स है जो थोड़ी सी काम की हो सकती है, तो वो सुन लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीचों बीच बड़ा ये आपकी अर्थ है और इसके अराउंड आर रेडियस के सर्कल में हमने बेटा कोई सैटेलाइट छोड़ रखा है, ऐसे m मास का कोई सैटेलाइट है। मैंने उस सैटेलाइट को ऐसे अर्थ के अराउंड ऐसे फेंक रखा है किसी न किसी वेलोसिटी से। जिस वेलोसिटी से मैंने फेंक रखा है मैं उस वेलोसिटी को बोलता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी vo है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा vo का स्क्वायर अपॉन r, ठीक है ना। अगर अर्थ का मास कैपिटल M है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स से, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन अर्थ के सेंटर से दूरी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
m से बड़ा m कैंसिल, एक r से बड़ा r कैंसिल, ये वेलोसिटी आ गई है, दैट इज रूट ऑफ gm/r। इसको हम एक नाम भी देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर ऑर्बिट में ऐसे चक्कर काटना है सर्कुलर तो उसके पास वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो ये एस्केप वेलोसिटी अपॉन √2 है। हालांकि बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं है, ऐसे ऑब्जर्व किया तो हमने बोल दिया। एस्केप वेलोसिटी √2gm/r थी, ये बड़ा √gm/r थी, तो मैंने लिख दिया कि ये एस्केप वेलोसिटी अपॉन √2 है। ठीक है, एक बात हो, इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी होगी उसमें दो पार्ट होंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी और बड़ा आपकी ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होगी बड़ा ऑफ कोर्स -gmm/r। अरे सिखा रखा है बड़ा, एक m मास यहाँ, एक m मास यहाँ, r डिस्टेंस उन दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r। उस v² को अगर मैं यहाँ पर उठाकर रखूँ तो मेरे पास ये आ गया gmm/2r माइनस gmm/r, दैट इज इक्वल्स टू -gmm/2r। बड़ा ही आपके पास टोटल एनर्जी है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है तो आप जवाब दे दिया करो कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का भी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव थी, उसका नेगेटिव बड़ा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बाइंडिंग एनर्जी कोई आपसे पूछ ले तो बड़ा होगा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ये। तो ये एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह वगैरह इस तरह के टर्म्स बताने के चक्कर में मुझे वापस ऐसा करना पड़ा। अदरवाइज प्रिंसिपली अगर कहूँ तो सैटेलाइट का मोशन बिल्कुल वैसा सही है जैसा प्लेनेट का मोशन सन के अराउंड था। ठीक है, तो कोई इतना बहुत ऐसे हाई फाई बात बड़ा इसमें है नहीं, आसान सी बड़ा इसके अंदर बात है। नेक्स्ट इज बड़ा एक पॉइंट हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सुनिएगा बड़ा, ये मान लीजिए आपके पास अर्थ है और इस अर्थ का रेडियस बड़ा लेट से r है। तुम इस बात को जानते हो और समझते हो कि अर्थ जो है ना वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट लगातार ओमेगा से घूमती रहती है और इसका ओमेगा आता है 2π टाइम पीरियड। बड़ा अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने का जो टाइम पीरियड है बड़ा 24 आवर्स होता है, तो इसका ओमेगा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट है जो अर्थ के एक पॉइंट के हमेशा ऊपर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अर्थ के ऊपर ये कोई पॉइंट P है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई सैटेलाइट हो जो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर ही रहे। ये लीजिए, ये सैटेलाइट, तो जितना ये पॉइंट P घूमेगा वो सैटेलाइट भी उतना ही घूमना चाहिए। तो जो ओमेगा अर्थ का है बड़ा वही ओमेगा इस सैटेलाइट का कर दो, तो ये जो सैटेलाइट होगा ये ऐसे ये घूमेगा। इसके लिए इसकी अर्थ के सेंटर से बड़ा दूरी कितनी होनी चाहिए। इस सैटेलाइट की जो स्पीड है वो मेरे बच्चों को पता है कि सर स्पीड इज रूट ऑफ gm/r। तो इसका ओमेगा कितना होगा, ऑफ कोर्स √gm/r⁻³ बिकॉज ओमेगा इज ऑफ कोर्स बड़ा कितना v/r। इस ओमेगा को और अर्थ के ओमेगा को बराबर कर दो। इसको मैंने बराबर कर दिया 2π / 24 × 60 × 60। जैसे इसको मैंने सोल्व किया बड़ा इस r की जो वैल्यू आ गई है बड़ा वो 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ आ गई है। इसका मतलब अर्थ के सेंटर से 6.6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ दूर बड़ा आपको ये सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स इसको इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब जाके ये सैटेलाइट हमेशा उस P पॉइंट के ऊपर रहेगा। दिस काइंड ऑफ सैटेलाइट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका नाम जियो स्टेशनरी क्यों पड़ा वो तुम समझ गए ना, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में बड़ा ही आपका रेस्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए, आई रियली होप हमारा सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, है ना, और इसके अपन कल प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लेकिन आप मान के चलें कि चैप्टर हमने काफ़ी बढ़िया से अच्छे से रिवाइज कर लिए, सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। कल इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं।